नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम आज रिवाइज करने वाले हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाक्य। देखिए, अपनी जो हमारी हिंदी की क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है उसमें हमने काफी सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं जो कि काफी सारे गद्य खंड से रिलेटेड हैं और काफी सारे काव्य खंड से हमारे रिलेटेड हैं। तो जिसका भी जितना भी काम अधूरा है इन दोनों पार्ट्स में, गद्य खंड में जिसका जो काम अधूरा है या काव्य खंड में जिसका जो काम अधूरा है, वो आपके पास टाइम है, आप उसको कंप्लीट कीजिए। उन सारे चैप्टर्स को एक बार खंगालिए, उन सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार घर पर पढ़िए। और उन चैप्टर्स में किसी में भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर आपको आती है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसी कविता है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही है, कविता भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नेक्स्ट सेशन में उस टॉपिक को यहाँ पर बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, उससे दोबारा से पढ़ेंगे। देखिए, इतने चैप्टर्स जितने अभी तक हमने पढ़ लिए हैं उन चैप्टर्स को आप पढ़िए एक बार और फिर अपने डाउट्स रखिए। आज जैसे कि मैंने आपको बताया, हम अपने टॉपिक को जो कि है वाक्य हिंदी व्याकरण का, रिवाइज करने वाले हैं। यहाँ पर टॉपिक हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड की होगी तो, और अगर नहीं की होगी तो आज आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे हम पूरे सेशन के रूप में भी इसको एक लेंगे एक बार फिर से, क्योंकि आपकी क्लास 10th में हिंदी में जो हिंदी व्याकरण का जो मेन पार्ट आता है उसमें आपका वाच्य और वाक्य, ये दो चीजें आपकी मेन होती हैं। यानी कि हिंदी में आपके दो जो टॉपिक हैं वो जरूर आते हैं हिंदी व्याकरण में। जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है तो बोर्ड एग्जाम के हिंदी व्याकरण के दो मेन टॉपिक हैं, वाच्य और वाक्य। दोनों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज हम वाच्य जो हमारा टॉपिक, वाक्य जो हमारा टॉपिक है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, वाक्य से आपको क्या समझ में आता है, वाक्य शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए, वाक्यों को पढ़ने के लिए मैं हर बार आपको, देखिए, जब भी कोई भी चीज पढ़ाती हूँ, कोई भी चीज समझाती हूँ, तो शुरू से हम शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको पुरानी जो चीजें हैं वाक्य से संबंधित, आखिर वाक्य होता क्या है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप कैसे वाक्य के भेदों को जानेंगे, कैसे वाक्यों को परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए आपको वाक्यों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या होता है वाक्य? वाक्य की सबसे पहली परिभाषा हम यहाँ पे लिखेंगे। कौन बताएगा वाक्य की परिभाषा? क्या होती है वाक्य की परिभाषा? वाक्य किससे बनता है? वाक्य किससे बनता है? वाक्य की परिभाषा क्या होती है, ये कौन बताएगा? देखिए, वाक्य को पढ़ने से पहले कोई भी जो वाक्य होता है वो किससे बनता है? शब्द से। वाक्य किससे बनते हैं? शब्द से बनते हैं। और शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से बनते हैं। ठीक है, शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से बनते हैं। तो आपको सबसे पहले वर्णों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद आपको शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप पढ़ पाएंगे वाक्य को, तभी आप समझ पाएंगे वाक्य को कि वाक्य होता क्या है। ठीक है, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो देखिए, ध्वनियों को, जो ध्वनियां होती हैं जिनको हम उच्चारित करते हैं, जो सार्थक ध्वनियां होती हैं उनको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे क, ख, ग, अ, आ, ई, ये सब क्या है? वर्ण है। अभी इन्हीं वर्णों का जो सार्थक मेल होता है, सार्थक मेल यानी कि ऐसा मेल जिससे कुछ अर्थ निकलता हो, जिससे कुछ अर्थ निकलता हो। अगर मैं लिखूं कमल, कमल, ठीक है, या क ल म, सेम तरह के वर्ड यहाँ पर, सेम तरह के वर्ण यहाँ पर हमने यूज किए हैं। क, म, ल, ल।
लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग है। देखिए, कमल, कलम। कमल का अर्थ होता है पुष्प, कलम का अर्थ होता है पेन। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है? क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? जरा पढ़िए एक बार। ल क म, लकम। कोई अर्थ नहीं है। तो कमल, कलम, ये क्या है? सार्थक मेल है शब्दों का। क्या है? सॉरी, वर्णों का। ये क्या है? सार्थक मेल है वर्णों का, तो इसीलिए इन्हें शब्द कहा। सार्थक वर्णों का मेल जो होता है, यानी कि जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, वो होता है आपका शब्द। अगर हम उसको इसी तरह से अरेंज कर दें किसी भी तरह से, तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। जो सार्थक क्रम में लिखा होगा, यानी कि अर्थ जिसका निकलता होगा, उसको शब्द कहेंगे। अब ये तो क्लियर हो गया शब्द क्या होता है। अब इसी तरह से शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कोई बात स्पष्ट होती हो, जिससे कोई बात स्पष्ट की जा रही हो। और दूसरा अर्थात देखिए, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम, ऐसे शब्द जिनसे कोई बात स्पष्ट की जा रही हो। और हमने कहा सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम। देखिए, सार्थक शब्द क्लियर हो गए क्या होता है। अब उन्हीं का व्यवस्थित क्रम शॉर्ट में लिखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम वाक्य, जिससे कि क्या होता है, वाक्य क्रम जो अपेक्षित अर्थ देता हो। ठीक है, क्रम जो अपेक्षित, यानी कि जो अपेक्षा की गई है वही अर्थ देता हो। ठीक है, जिससे या जो अपेक्षित अर्थ प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है ना। इस सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित क्रम है जिससे कि अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है, या जो अपेक्षित अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। वाक्य कहलाता है। तो क्या होना चाहिए इसमें? जो शब्द हैं वो सार्थक होने चाहिए। देखिए, सार्थक शब्दों का, ऐसे शब्द जिनका स्वयं में भी अर्थ हो, और दूसरा क्रम जो लगाया है उन शब्दों का, उस क्रम का भी अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो। जैसे अमित विद्यालय जाता है। अमित विद्यालय जाता है। ठीक है ना। आप सभी जानते हैं मोहन अच्छा लड़का है। अमित विद्यालय जाता है। आप सभी जानते हैं मोहन अच्छा लड़का है। तो देखिए, दो चीजें होनी चाहिए किसी भी वाक्य में। कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? दो, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। यहाँ पर पूरा हमने वाक्य को पूरा क्लियर भी किया। अगर आपने नोट डाउन किया होगा
तो आपको पता होगा। वाक्य की परिभाषा में हमने बताया कि दो मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले मेन चीज होती है कि सार्थक शब्द होने चाहिए। ठीक है, शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। और दूसरा, उनका व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, यानी कि वो क्रम इस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए जो अपेक्षित अर्थ प्रकट करता हो। ठीक है ना, जो उनका क्रम है, क्योंकि एक शब्द से वाक्य नहीं बनेगा, दो या दो से अधिक शब्दों का व्यवस्थित क्रम। ठीक है, इससे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक कितने भी शब्द हो सकते हैं किसी भी वाक्य में। जैसे कि आप देख सकते हैं, अमित विद्यालय जाता है, केवल 4 शब्द हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं मोहन अच्छा लड़का है में 4 से ज्यादा शब्द भी हैं। तो पहला तो जो शब्द है वो सार्थक होना चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करने वाला होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर उनका जो व्यवस्थित क्रम है वो भी अपेक्षित अर्थ प्रकट करने वाला होना चाहिए, यानी कि निरर्थक ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका आपको अर्थ ही समझ में ना आ रहा हो, अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा हो। देखिए, अब हम कुछ लास्ट सेशन में जो हमने चीजें पढ़ी थी वाक्यों से संबंधित, उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो वाक्य पढ़े थे उसमें काफी सारी चीजें, ये हमने हिंदी व्याकरण का हमारा जो काफी टाइम पहले हमने अपना हिंदी व्याकरण का सेशन यहाँ पर पढ़ा था, उसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं वाक्यों से संबंधित। तो देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले जो हमने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा था वाक्य, उसको हमने परिभाषित इस तरह से किया है कि शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है। शब्दों का वो समूह जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है अर्थात बताई जाती है, या सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। देखिए, वही चीज हमने यहाँ पर क्लियर की कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। तो ये हमने पढ़ा था। अगर आप सभी ने, वैसे आप लोग बिल्कुल भी नोट डाउन नहीं करते हैं, इसीलिए आपको बार बार रिवाइज की जरूरत पड़ती है, रिवीजन करवाने की जरूरत पड़ती है। अगर आप इनको सभी चीजों को अगर आप नोट डाउन करके रखते, घर पर एक बार पढ़ते, समझते, उसमें कोई डाउट होता, कोई चीज आपको नहीं समझ में आती, तब आप पूछते, तो तब ज्यादा अच्छा था। उससे क्या होता कि आपको जो चीज नहीं समझ में आई वो आपने पूछा। यहाँ पर हम रिवीजन करवाते हैं तो आपको पूरी चीजें फिर से पढ़ाई जाती हैं और फिर आप उसको नोट डाउन नहीं करते हैं, फिर आप उसको नहीं समझते हैं और फिर से आप उसको भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने वाक्य आपको बताया। अब वाक्य में सबसे एक मेन पॉइंट और होता है जिसे कहते हैं उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। तो क्या होता है ये उपवाक्य? तो उपवाक्य होता है जिन क्रियापदों से आंशिक भाव व्यक्त होते हैं। जिन क्रियापदों से आंशिक भाव व्यक्त होते हैं उन्हें उपवाक्य कहते हैं। आंशिक यानी कि थोड़ा सा, जिन क्रियापदों से आंशिक भाव व्यक्त होते हैं उन्हें उपवाक्य कहा जाता है। जैसे यदि मैं जाता, यदि मैं लिखता। उपवाक्य आंशिक, हमने कहा आंशिक भाव प्रकट, यानी कि आधा ही भाव प्रकट होता है। यदि मैं जाता, यदि वह लिखता। तो अब हमने ये कहा, ये क्या, ये हो गया उपवाक्य। अब उपवाक्य के भेद, सबसे मेन पॉइंट आता है आपका हिंदी में उपवाक्य के भेद। जब आप वाक्य पढ़ रहे होते हैं तो उपवाक्य के भेद, दो तरह के आपके उपवाक्य होते हैं। कौन कौन से दो तरह के उपवाक्य होते हैं आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से आपको लिखवाया गया है। प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। पहला प्रधान उपवाक्य, देखिए अगर जिस बच्चे ने पहले नोट डाउन नहीं किया है वो अभी हाथ के हाथ नोट डाउन कर सकता है साथ के साथ, और जो भी डाउट हो कि मैम दोबारा रिवाइज करवा दीजिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं, अपने डाउट, अपनी समस्या, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने कहा उपवाक्य के भेद। उपवाक्य में
दो आपके उपवाक्य होते हैं, पहला प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। देखिए उपवाक्य क्या है, ये आंशिक आपका आंशिक पार्ट है किसी भी वाक्य का, ठीक है, जिससे केवल आंशिक भाव प्रकट हो रहा है। और यही दो टाइप के होते हैं, पहला आपका प्रधान, दूसरा आपका आश्रित। तो अब ये प्रधान उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य क्या होता है? देखिए जब उसका नाम ही प्रधान उपवाक्य, प्रधान का अर्थ क्या होता है? मेन, मुख्य, है ना, मुख्य। जो उपवाक्य पूरे वाक्य में अलग भी लिखा जाए, जो उपवाक्य पूरे वाक्य से अगर अलग भी लिखा जाए और जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, साफ पता चल रहा है वो मुख्य वाक्य है, वो मुख्य उपवाक्य है। यानी कि उसका जो अर्थ है वो किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, और अगर उसको अलग से भी लिख दिया जाए तो वो अपना पूरा पूरा अर्थ देता है। इसीलिए उसे ही प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। दूसरा आता है आश्रित उपवाक्य। अब ये आश्रित उपवाक्य क्या होता है? जैसे कि हमने कहा प्रधान उपवाक्य, प्रधान में क्या होता है कि वो अलग से भी लिख दिया अगर जाए तो उसका अर्थ दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, वो अपने आप में पूरा अर्थ देता है। आश्रित उपवाक्य क्या होता है? जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता। यानी कि जब तक प्रधान उपवाक्य नहीं लिखा जाएगा, आश्रित उपवाक्य का अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो उसका कोई भी वो अपना पूरा अर्थ नहीं दे सकता, इसीलिए उसको कहा है आश्रित। आश्रित का क्या अर्थ होता है? डिपेंड होना, आश्रित होना किसी और चीज पर। तो आश्रित उपवाक्य किस पर डिपेंड है? प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड है। देखिए एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दिया गया है। मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। अब देखिए इसमें आधा जो वाक्य है, देखिए हमने कहा जो वाक्यांश होते हैं उनको कहा जाता है उपवाक्य। दो वाक्यांश हैं, मैं नहीं जानता और दूसरा है कि वह कैसा आदमी है। ठीक है, अब इसमें एक है प्रधान और एक है आश्रित। प्रधान का अपने आप में आपका अर्थ है और वो दूसरे पर आश्रित नहीं है, और जो आपका आश्रित है वो प्रधान के बिना अधूरा है। ठीक है, जैसे कि मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। ठीक है, तो अगर मैं केवल आधा वाक्यांश पढ़ूं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तो कई बार यूज करते हैं हम इस शब्द को, मैं नहीं जानता, है ना। तो इसके आगे हमें कुछ और बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप में अपना अर्थ दे रहा है। लेकिन मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है, कि वह कैसा आदमी है, तो लग रहा है ना कि कुछ अधूरा सा, कि वह कैसा आदमी है। तो पहले क्या लगाया? मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। तो आपका जो आधा वाक्य है कि वह कैसा आदमी है, वो है आश्रित उपवाक्य। क्या है? आश्रित उपवाक्य। और जो शुरू का आपका आधा वाक्य है वो है प्रधान उपवाक्य। क्लियर हो गया? अब इस तरह से उपवाक्य हमने पढ़ लिए। अब देखिए वाक्य के घटक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाक्यों के घटक यानी कि वाक्य किस किस से मिलकर बनते हैं। एक तो हमने पढ़ दिया वाक्यांश के विषय में, यानी कि अर्थ के आधार पर, कि कैसे अर्थ के आधार पर हम उसको समझेंगे, कैसे अर्थ के आधार पर हम उसको क्लियर करेंगे। दूसरा है घटक। घटक यानी कि अंग, किसी भी वाक्य के घटक। तो देखिए किसी भी वाक्य के जो घटक होते हैं, अंग होते हैं, वो मुख्यतः दो होते हैं। कितने होते हैं? मुख्यतः
दो होते हैं किसी भी वाक्य के घटक, किसी भी वाक्य के अंग। अब कौन कौन से होते हैं? दो। बिल्कुल जैसे कि उपवाक्य दो होते हैं ना, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, बिल्कुल उसी तरह से घटक भी दो होते हैं, एक उद्देश्य, एक विधेय। कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, कई बार मैं आप लोगों को ये लिखवा भी चुकी हूँ, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया होगा, कॉपी में नोट डाउन किया होगा, तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी इस टाइम पे। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य कौन बच्चा बताएगा उद्देश्य क्या होता है? बच्चे हैं? उद्देश्य क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा फटाफट से? किसी भी वाक्य में उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जब वाक्यांश जो होता है वो दो से बनता है ना, एक उद्देश्य से, एक विधेय से। तो एक उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके भी बारे में बात की जा रही हो, उसे कहा जाता है उद्देश्य। वाक्य में जिस भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात की जा रही हो, उसे कहा जाता है उद्देश्य। तो यानी कि वाक्य का उद्देश्य ही वही है, वाक्य को बोलने का उद्देश्य ही वही है। ठीक है, तो इसीलिए चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, उसे कहा जाता है उद्देश्य। उसके बाद दूसरा घटक या दूसरा अंग आता है आपका विधेय, जो कि देखिए, जैसे हमने कहा उद्देश्य, तो हमने कहा जिसके बारे में बात की जाए। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सा एग्जांपल, लास्ट सेशन जब भी हमने व्याकरण का पढ़ा था, तो तब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था राम बाजार जाता है, जिसमें राम क्या है? उद्देश्य है। वाक्य राम के लिए ही बोला जा रहा है, तो राम बाजार जाता है, ये आपका उद्देश्य है। विधेय को पढ़ेंगे, विधेय क्या होता है? और देखिए, उससे पहले आता है उद्देश्य विस्तार, इसको बाद में क्लियर करेंगे। विधेय को पढ़ लेते हैं। विधेय क्या होता है? विधेय जो होता है आपका, वो आपका किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है ना। हमने कहा उद्देश्य यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही हो। हमने कहा विधेय, जो बात की जा रही है, जो बात की जा रही है, जिसके लिए बात की जा रही है वो उद्देश्य है, जो बात की जा रही है वो विधेय है। जैसे हमने कहा राम बाजार जा रहा है, ये मैंने बिल्कुल स्पष्ट आपको यहाँ पर क्लियर किया है कि इसमें आपका राम जो है वो उद्देश्य है। राम के बारे में बात हो रही है, तो राम उद्देश्य है। बाजार जाता है, बाजार जाता है, तो ये क्या है? विधेय है। किसी भी वाक्य में के दो अंग होते हैं, दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो। विधेय वो होता है जिसके बारे में जो भी बात की जा रही हो। जैसे सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, तो सीता के बारे में बात की जा रही है, तो सीता आपका उद्देश्य हो गई, और काम कर रही है वो पत्र लिखती है, बात हो रही है कि वो पत्र लिखती है, तो ये आपका विधेय है। क्लियर आप सभी को? वाक्य के आपके उपवाक्य और वाक्य के अंग यानी कि घटक, ये हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए। देखिए, एक चीज हमने यहाँ पर छोड़ी थी, वो है उद्देश्य। जब हमने पढ़ा तो उद्देश्य के बाद उद्देश्य विस्तार। तो विशेषता आप सभी को पता है, तो उद्देश्य की विशेषता जो बताते हैं उन्हें उद्देश्य विस्तार कहा जाता है। जो उद्देश्य की विशेषता बताते हैं उसे उद्देश्य विस्तार कहा जाता है, और यह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगता है। और इसमें जो भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, देखिए संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा है, उससे पहले जो लग जाएगा वो उसका विशेषण होगा, उसको हम कहेंगे उद्देश्य विस्तार। तो एग्जाम्पल भी आपको दिया है, चंचल बालक दौड़ता है, बालक उद्देश्य है, दौड़ता है विधेय है, लेकिन बालक की विशेषता बताई जा रही है, तो बालक से पहले इसको लगाया जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा गया है चंचल, तो ये क्या है? विस्तार है। किसका विस्तार है?
उद्देश्य का। किसका विस्तार है? उद्देश्य का। बिल्कुल इसी तरह से विधेय यानी कि जो बात की जा रही है, तो हमने कहा कि विधेय वो होता है जो बात की जा रही हो। हमने कहा राम बाजार जाता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा, काला जो शब्द है वो उद्देश्य विस्तार है, क्योंकि वो घोड़े की विशेषता को बता रहा है। काला घोड़ा दौड़ता है। काला घोड़ा जो है वो आपका काला घोड़ा जो है उद्देश्य है, और काला जो है वो उद्देश्य विस्तार है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ठीक है, जो तेज शब्द है वो है आपका विधेय विस्तार, क्योंकि वो विधेय की विशेषता बता रहा है, यानी कि वो उसके दौड़ने की विशेषता को बता रहा है, उसके काम की विशेषता को बता रहा है। उसकी विशेषता नहीं बता रहा है, उसके काम की विशेषता को बता रहा है, तो वो है विधेय विस्तार। क्लियर? यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को, आप देख सकते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो आपका है वो विधेय विस्तार है। मोहन तेज दौड़ता है, तेज शब्द विधेय विस्तार है। क्लियर? काफी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर ली हैं। अब मेन चीज आती है वाक्य में, वाक्य की संरचना। वाक्य की संरचना, तो वाक्य की संरचना में दो मेन टॉपिक होते हैं। देखिए, वाक्य पढ़ते पढ़ते अभी तक हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आपका उपवाक्य और वाक्य के घटक, और तीसरा वाक्य की संरचना। तो दोनों में आपके दो पार्ट्स हैं, दोनों में आपके दो पार्ट्स हैं। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं तीसरा, वाक्य संरचना, इसमें भी 2 पार्ट हैं, पदक्रम और अन्वय। पदक्रम क्या होता है? वाक्य में शब्दों के यथास्थान प्रयोग को पदक्रम कहा जाता है। इसके बाद हमने एक और टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया था, पद परिचय। अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों को याद होगा, तो हमने टॉपिक डिस्कस किया था पद परिचय। तो क्या कहते हैं? पदक्रम वही है कि वाक्य में शब्दों के यथाक्रम प्रयोग या यथास्थान प्रयोग को पदक्रम कहा जाता है। किसी भी वाक्य में कोई भी शब्द क्रम के हिसाब से लिखा जाता है, क्रम के हिसाब से प्रयोग किया जाता है, तो उसी को पदक्रम कहते हैं। तो वाक्य में प्रयोग शब्दों के यथास्थान प्रयोग को पदक्रम कहते हैं। दूसरा है अन्वय। अन्वय क्या होता है? देखिए, ये हम बाद में क्लियर करेंगे। अन्वय क्या होता है? वाक्य की रचना करते समय संज्ञा, क्रिया आदि पदों के लिंग, वचन आदि में परस्पर मेल होना। यही हमने सीखा था आपका पद परिचय में। ये हमने किसमें सीखा था? पद परिचय में। अन्वय का अर्थ होता है मेल। तो संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का, जो वाक्य में जो क्रिया है उसके लिंग वचनों के साथ मेल करना। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, मोहन लिखता है। मोहन मेल है, मोहन पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया मोहन के आधार पर ही लिखी गई है कि लिखता है। सीता गाती है, सीता गाती है। सीता स्त्रीलिंग है, एक वचन है, वाक्य में क्रिया सीता के आधार पर ही दी गई है कि गाती है। ठीक है ना? इसी के आधार पे बच्चा गेंद से खेलता है, बच्चा गेंद से खेलता है। बच्चा, एक बच्चा अकेला, ठीक है ना, और पुल्लिंग में आता है, ठीक है, तो उसी के आधार पर खेलता है, ठीक है ना। तो क्रिया बच्चे के आधार पर लिखी गई है। बच्चे गेंद से खेलते हैं, बच्चे गेंद से खेलते हैं। बच्चे यानी कि बहुवचन, और क्रिया में भी बहुवचन आएगा, उसी को कहते हैं अन्वय। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का जो वाक्य में क्रिया आई हुई है उसका परस्पर मेल होना। ठीक है, ये आपके 3 टॉपिक यहाँ पर वाक्य में हमने क्लियर कर दिए हैं। आगे बहुत ही मेन जो हमारा पार्ट है वो हम रिवाइज करेंगे आपकी सुविधा के अनुसार। जब भी आप कहेंगे कि आपको रिवाइज करवाना है, देखिए मैं इसीलिए आपको कहती हूँ कि जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। अगर
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले उस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।